हेलो प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को के स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आप लोग को पढ़ाएंगे पीजी सेमेस्टर 2 का पेपर नंबर 7। उसमें जो एक लेसन है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसमें 2 खंड है, पंचायती राज और दूसरा है नगर निगम। तो हम आप लोग को आज जो पढ़ाएंगे उसमें पंचायती राज पढ़ाएंगे और काफ़ी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। और जो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस लेसन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पंचायती राज से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पंचायती राज से कई सारे प्रश्न बनते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पीजी सेमेस्टर 2 के जो छात्र हैं उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए जो इम्पॉर्टेंट है, हमको लगता है कि इससे प्रश्न बनेगा, नेट की एग्जाम में भी इससे प्रश्न आ सकता है और आपका पीजी सेमेस्टर 2 में इससे प्रश्न आता है। और कंफर्म है कि नेट में भी इससे प्रश्न आता है, पीजी सेमेस्टर 2 में भी इससे प्रश्न आता है। इसलिए आप लोग को बता रहे ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट आप लोग को किए हुए सबसे पहले भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, आप लोग को विकेंद्रीकरण का अर्थ समझाते हैं। तो ठीक है, आप लोग को विकेंद्रीकरण का अर्थ समझाते हैं। देखिए, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण उसे कहते हैं जो एक शक्तियाँ एक 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 करके सकते हैं सबसे नीचे स्तर पर दे दी जाती है, उसे विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि ये घर है, ठीक है, A1, ये घर है 2, ठीक है, ये घर है 3, ठीक है, 3 घर है। तो मान लीजिए कि ये शक्तियाँ सिर्फ इसके पास है और इसको नहीं दिया गया, 3 नंबर को नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए कि जो 1 नंबर वो 2 नंबर को ही शक्तियाँ दे रहा है, तो हम जो काम करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे ही काम होगा, तीसरा नंबर को कोई लाभ नहीं होगा। तो जैसे लाभ नहीं होगा तो हम इस तरह आसानी से काम नहीं कर सकेंगे। तो इसको 2 नंबर है सो 3 नंबर को देगा, 3 नंबर 4 नंबर को देगा। इस तरह शासन जो एक क्षेत्र में बांट देगा, उस तरह शासन करने की व्यवस्था सरल हो जाएगी और शासन में विकेंद्रीकरण आएगा, यानी शासन एक छोटे छोटे इकाइयों में बटा होगा जिसमें शासन करने की व्यवस्था सरल हो जाएगी और लोगों तक कोई भी काम होगा तो आसानी से पहुंच जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिए, अब आपको पंचायत प्रखंड स्तर पे समझाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले आपका ये प्रखंड है, ठीक है। इसका बाद आप लोग का यहाँ पे ये आपका जिला है, ठीक है, ये आपका प्रखंड है और ये आपका ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत है। तो जो ये जिला लेवल पर कोई भी काम होता है तो सबसे पहले जिला लेवल पर आता है, सबसे पहले प्रखंड में आता है, प्रखंड के बाद फिर डायरेक्ट ग्राम में आता है। उसी तरह शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए तो उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी शक्तियों को, जो शक्ति है उसको छोटे छोटे इकाइयों में बांट कर शासन शक्तियों हैं उन पे शासन स्थापित करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि उसमें अनेक मुद्दे और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। अगर सबसे नीचे स्तर की बात करें तो वहाँ पे समस्याओं का जो समस्या है हमारे सामने, जो निपटारा है, जो गाँव के लोगों का समस्या, वो आसानी से हो सकता है। अगर सिर्फ जिला स्तर पर रहेगा, प्रखंड स्तर पर, तो हमारी समस्या को सुनने के लिए आदमी तैयार नहीं रहेगा, ठीक है। और लोगों को इसकी जानकारी अच्छी से होती है। जब समस्या जब गांव का आदमी है, उस ग्राम का आदमी है, तो अपने गांव के आदमी को समस्या से अच्छे तरह से समझ सकता है, उसके बाद समझेगा। इसी तरह शासन का विकेंद्रीकरण, इसी को जो छोटे छोटे इकाइयों में बांटकर शासन व्यवस्था संचालित की जाती है उसे लोकतांत्रिक शासन विकेंद्रीकरण कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा, मुझे पूरा उम्मीद है प्रिय स्टूडेंट। चलिए अब आप लोग को काफ़ी सरल पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, कब आया, नहीं आया, किस में पंचायती राज व्यवस्था सबसे सशक्त थी, सबसे अच्छा थी, किस में कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। आप लोग को जो हम पढ़ाएंगे पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था वैदिक काल में काफ़ी सशक्त था। सबसे पहली बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था क्या, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल में काफ़ी सशक्त थी और काफ़ी सशक्त था। कहाँ, वैदिक काल में। बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे सशक्त किस काल में थी, तो वैदिक काल में। नेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है पीजी में, ठीक है। तो वैदिक काल में गांव के जो प्रमुख होते थे उसे ग्रामी कहा जाता था, ग्रामनी कहा जाता था। गांव के जो प्रमुख होते थे उसे ग्रामनी कहा जाता था और गांव के सभी व्यवस्था का देख रेख ग्रामनी ही करता था। देखिए,
दो आप लोग को नेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, वैदिक काल में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामनी कहा जाता था। इसका देख रेख की व्यवस्था कौन करता था? ग्रामनी करता। देखिए, हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि जो नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कुछ नेट का प्रिपरेशन में कुछ अलग नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी सरल हो जाता है। 70% मेहनत इसी में हो जाता है। जो बीए अच्छे से कर लिए, जो पीजी अच्छे से कर लिए, उनके लिए 70% सिलेबस जो है वो नेट का कवर हो जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, आप लोग एकदम सिर्फ मेरे बातों को सुनिए। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों बताने का प्रयास करें ताकि कोई भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने के बाद, बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने के बाद ग्राम परिषद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य के अध्ययन करने के बाद जो आपका बौद्ध साहित्य है उसको अध्ययन करने के बाद इसको ग्राम परिषद के नाम से जाना जाता था। इनका काम था गांव की व्यवस्था को देखना, भूमि को भी देखना। क्या था ग्राम परिषद का कार्य? क्या था? तो ये व्यवस्था का देखना, भूमि को देखना। चाणक्य के समय में पंचायती राज व्यवस्था सबसे अधिक सशक्त थी। वो बोलेगा कि चाणक्य के समय पंचायती राज व्यवस्था सबसे अधिक सशक्त थी। बोलेगा कि नेट के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि चाणक्य के समय में पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी सशक्त थी या काफ़ी कमज़ोर थी? तो काफ़ी सशक्त थी। जो देखिए, जो पढ़ा लेगा, जो पढ़ा हुआ रहेगा आसानी से लिख लेगा। चाणक्य ने कहा था ग्राम पंचायत का एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करती है। चाणक्य ने कहा था जो ग्राम पंचायत है एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करती। बिल्कुल सही कहा था। आप देख सकते हैं कि हर एक चैनल बना हुआ है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद प्रखंड, प्रखंड के बाद जिला, धीरे धीरे चैनल करके सीढ़ी बाय सीढ़ी बना हुआ है। देखिए, ये स्टेप बना हुआ है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। स्टेप धीरे धीरे चढ़ेंगे वैसे तो उनका विकास होता चला जाएगा। चाणक्य के काल के बाद 2 काल आए, मुस्लिम काल और मराठा काल। इस समय पंचायत काफ़ी सशक्त थी और इस समय पंचायत काफ़ी अच्छी थी। पंचायत उसमें काफ़ी अच्छी थी, सशक्त थी। लेकिन मुगल काल में पंचायत कमज़ोर होने लगी थी। क्या बोलेगा कि नेट के एग्जाम में कि किस काल में पंचायत कमज़ोर होने लगी थी? तो आपका मुगल काल में पंचायत कमज़ोर होने लगी थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह महसूस किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को जीवित रखने का प्रयास किया गया। और 20वीं सदी के प्रारंभ में यह महसूस किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को जीवित रखने का प्रयास किया गया। 1919 के अधिनियम में ग्राम पंचायत शुरू करने की बात की गई। क्या 1919 के अधिनियम में ग्राम पंचायत शुरू करने की बात की गई? बोलेगा नेट के एग्जाम में कि बोलेगा कि ग्राम पंचायत को शुरू करने की बात किस अधिनियम में की गई? 1919, 1935, 1940, 1941। तो 1919 जो पढ़ा रहेगा उसके लिए काफ़ी आसान हो जाता है प्रिय स्टूडेंट। 2001 में झारखंड राज्य में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। कब? देखिए, आप जिस स्टेट से देख रहे हैं उस स्टेट में आप देख लीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था आपके स्टेट में किस वर्ष पारित हुआ। तो झारखंड राज्य में 2001 में पंचायती राज व्यवस्था पारित हुआ। अब देखिए, जो पीजी का स्टूडेंट है उनके लिए तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, ग्राम पंचायत के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें या विश्लेषण करें। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एकदम आंसर काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे की इकाई है। ठीक है, जो ग्राम है, ग्राम पंचायत तो पंचायती राज संस्थाओं में सबसे नीचे की इकाई है। ठीक है, अब जान रहे कि सबसे नीचे की इकाई है, किंतु इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये नीचे की इकाई है लेकिन इसके साथ साथ इसका स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पंचायती राज योजना को प्राथमिक इकाई और उसके आधारशिला है। और ये पंचायती राज है योजना की प्राथमिक इकाई है। क्या? प्राथमिक, सबसे नीचे की इकाई है और प्राथमिक इकाई है। और उसकी आधारशिला ग्राम पंचायतों को स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और उसकी आधारशिला ग्राम पंचायत की जो स्थापना की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना के
अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक गांव या गांवों के भाग में या कुछ गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत की स्थापना करती। क्या? देखिए, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है। अधिसूचना जारी करने के बाद गांव या गांव के भाग में, गांव हो सकता है या गांवों के भाग में कुछ गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत की स्थापना कर सकती है, या एक गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है, या कुछ गांवों को समूह मिलाकर ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है। ठीक है प्रिय स्टूडेंट, ग्राम पंचायत को सामान्यतः 3 प्रमुख अंग होते हैं। ग्राम पंचायत के सामान्यतः 3 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहले ग्राम सभा, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद यहाँ पे न्याय पंचायत होगा। ये आपका 3 नंबर न्याय पंचायत होगा प्रिय स्टूडेंट, न्याय पंचायत। ठीक है, 3 नंबर में आपका न्याय पंचायत होगा। सबसे पहले हम आप लोग को थोड़ा सा सरल शब्दों में हम आप लोग को ग्राम सभा समझाने का प्रयास करते हैं। ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा उसको कहते हैं जिसमें गांव के 18 प्लस ऊपर वाले लोग, ठीक है, ऊपर वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जो व्यस्त, जो 18 से प्लस वाले लोग होते हैं इसमें शामिल होते हैं, उसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा कहाँ होता है? अपने गांव में जो बैठक होती है ना, आपके गांव में जो बैठक, उसे ग्राम सभा कहते हैं प्रिय स्टूडेंट। देखिए, प्रत्येक ग्राम, देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होती है। इसे पंचायत भी कहा जाता है, इसे पंचायत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अंग होता है, ग्राम पंचायत का ये सर्वोच्च अंग होता है। इसकी स्थिति व्यवस्थापिका से मिलती जुलती है, अतः इसे ग्राम पंचायत का विधायी अंग भी कहा जाता है। इसे क्या? ग्राम पंचायत का विधायी अंग भी कहा जाता है। पंचायत क्षेत्र के सभी व्यस्त स्त्री पुरुष के सदस्य होते हैं। इन क्या? व्यस्त स्त्री पुरुष यानी जो 18 के ऊपर है, इनके सभी इनके सदस्य होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। इन्हें मेनली इसमें आपको याद रखना है ग्राम सभा में कि ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? जिससे 18 साल ऊपर हो गया, जो 18 साल से ऊपर हो गया, जो वोट देने का अधिकार मिल गया, वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा का सदस्य कौन नहीं हो सकते हैं? देखिए, आप लोग को पता होगा, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे, जो पागल हो, जो दिवालिया हो, जो निर्वाचन संबंधित अपराध में दंडित हुआ हो, क्या? निर्वाचन संबंधित अपराध में जो दंडित हुआ हो, जो चोरी डकैती या किसी अन्य अनैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित हुआ, कोई भी चोरी किया हो, डकैती किया हो या अनैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित हुआ हो, क्या आप थाना में एफआईआर कर दिए फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो वो उसके दंड नहीं है। ठीक है, वो न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया गया, वो चुनाव में उसका सदस्य हो सकता है। लेकिन कौन नहीं हो सकता? जो न्यायालय द्वारा दंडित हुआ हो। ठीक है, न्यायालय द्वारा उसे दंड दिया गया हो। ग्राम सभा का बैठक 1 वर्ष में 2 बार होता है। ग्राम सभा का बैठक 1 वर्ष में 2 बार होता है, वार्षिक और अर्धवार्षिक। क्या? ग्राम सभा बैठक 1 वर्ष में 2 बार होता है। कब? वार्षिक और अर्धवार्षिक। वार्षिक बैठक खरीफ फसल के बाद होती है, और जो अर्धवार्षिक बैठक होती है रबी फसल के बाद होती है। आपको मेनली याद रखना है कि वार्षिक बैठक कब होती है? खरीफ फसल के बाद, और अर्धवार्षिक बैठक रबी फसल के बाद होती है। वार्षिक बैठक में वार्षिक बैठक होता है, उसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अगले बजट पर विचार करती है। जो वार्षिक बैठक होता है उसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अगले बजट पे विचार करती है कि अगला बजट में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, क्या नहीं शामिल किया जाना चाहिए, तथा स्वीकृति देती है और अर्धवार्षिक बैठक में गत वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा होता है। अर्धवार्षिक बैठक में गत वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा होता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, इन 2 बैठकों के अलावा ग्राम सभा के असाधारण या विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इसके अलावा हम चाहते हैं तो असाधारण एवं विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। यह बैठक ग्राम सभा के कम से कम 20% सदस्यों की मांग पर मुखिया द्वारा यह बुलाया जा सकता है। 20% सदस्यों लोग मांग करेंगे कि ग्राम सभा में एक विशेष बैठक बुलाया जाए, तो मुखिया के द्वारा ये विशेष बैठक बुलाया जा सकता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक में ग्राम सभा के महत्व को दर्शाते हुए
कहा गया कि ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य के विधानमंडल विधि बनाकर वो बाधित करे। कहने का मतलब 73वें संविधान संशोधन विधेयक में ग्राम सभा के महत्व को दर्शाते हुए कहा गया कि जो ग्राम सभा है वो गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी, ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल में विधि बनाकर बाधित करे। ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट है ग्राम पंचायत या कार्यकारिणी परिषद। इसको ग्राम पंचायत भी बोल सकते हैं या कार्यकारिणी परिषद भी बोल सकते हैं। ठीक है। गांवों की दिन प्रतिदिन समस्याओं को हल करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था की गई, यानी ग्राम पंचायत। ठीक है। क्या गांवों में देखते हैं कि दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई मुद्दा हो, दिन प्रतिदिन समस्या आते रहता है। इसी को हल करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद यानी ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, जिसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ग्राम पंचायत में एक मुखिया तथा ग्राम पंचायत में आप जान रहे, ग्राम पंचायत में सबसे हेड कौन होता है? मुखिया होता है। उसके बाद वार्ड के सदस्य होते हैं और पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे रीति से निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के ऐसे रीति से निर्वाचित क्षेत्र में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासंभव हो सके। ठीक है। इसमें एक मुखिया होता है, एक वार्ड सदस्य होता है और उस वार्ड सदस्य होते हैं, उस समस्या को समझते हैं। ठीक है। मुखिया ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत में मुखिया के अलावा एक उप मुखिया भी होता है। अब बात रह गया कि उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है। एक पंचायत में जितने वार्ड सदस्य जीते हुए हैं, उस वार्ड सदस्य में से सभी लोग एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा उसे उप मुखिया चुना जाएगा। ठीक है। जिसका चुनाव वार्ड सदस्यों द्वारा उन्हीं में से किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। ये आप लोग बच्चे इससे वाकिफ होंगे कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उसे समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। मुखिया ग्राम पंचायत के बैठक को कम से कम महीने में एक बार आवश्यक बुलाता है, लेकिन ये सिर्फ पेपर पे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये वास्तविकता में नहीं होने वाला है। और कोई भी प्रखंड में, कोई भी पंचायत में मुखिया एक महीना में एक बैठक बुला ही नहीं सकता, सिर्फ अपने पैकेट भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। मुखिया को काफ़ी व्यापक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आजकल के मुखिया देखिए अनपढ़ से अनपढ़ लोग मुखिया बन जा रहे हैं, तो उनके अधिकार ही नहीं पता है। तो उसे अधिकार तो दिया गया है, काफ़ी व्यापक अधिकार दिया गया लेकिन उसे अधिकार नहीं पता है, जिससे वे काम नहीं करा पाते हैं और अपने ग्राम पंचायत का विकास नहीं कर पाते हैं। वैसे मुखिया को चुनाव कीजिए जो उस लायक हो, सक्षम हो, कर्मठ हो, योग्यता हो उनके अंदर। वैसे मुखिया का चुनाव कीजिए ताकि आपका पंचायत का विकास हो सके। हम आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। पंचायत की व्यवस्था में उनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए कितना शक्तिशाली पंचायत की स्थिति में बात करें तो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मुखिया गांव के विकास के लिए योजना बनाते हैं। ठीक है। और मुखिया गांव के विकास के लिए योजना बनाते हैं, इनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और इसके विकास के लिए बात करें तो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। इसके बारे में सोचते रहते हैं कि गांव का विकास कैसे हो, गांव का विकास किस रूप में किया जाए, गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है प्रिय स्टूडेंट। ग्राम पंचायत के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है। देखिए एक ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत में इसमें 3 कार्य होता है। एक प्रशासनिक कार्य होता है, एक सामाजिक एवं आर्थिक कार्य होता है, एक न्याय पंचायत। एक किसका बात कर रहा है? तो ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। जो मुखिया है उनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती, प्रशासनिक शक्तियाँ होती, सामाजिक एवं आर्थिक कार्य की शक्तियाँ होती और न्याय पंचायत की शक्तियाँ होती है। तो सबसे पहले हम आप लोग को प्रशासनिक कार्य के बारे में बताएंगे। प्रशासनिक कार्य किसे कहते हैं? ये प्रशासनिक नहीं होगा, यहाँ पे प्रिय स्टूडेंट इसको काट दीजिए, मिस्टेक से लिखा गया है।
ग्राम पंचायत में प्रशासनिक कार्य निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, ठीक है। पहला प्रशासनिक कार्य में क्या शामिल हो सकता है, तो प्रशासनिक कार्य में पहला शामिल होता है ग्राम पंचायत गांव के कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस को सहायता करती है। ग्राम पंचायत है वो गांव की कानून व शांति व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस को सहायता करती है। मुखिया को इतना पावर दिया गया है, अगर उनके गांव में लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले उनका सुनवाई मुखिया करेंगे। अगर पुलिस को भी अगर उस मैटर में की बात करना है तो पुलिस को भी उससे उस मैटर से सबसे पहले मुखिया जी से बात करना होगा, उसके बाद उससे वो बात कर सकता है या अरेस्ट कर सकता है। सबसे पहले आपको कोई भी पुलिस पदाधिकारी पूछेगा कि आपने मुखिया से सलाहनामा किया या नहीं किया, नहीं किया तो पहले बोलेगा मुखिया से बात कर लीजिए, वहाँ से सलाह नहीं होता तब आप थाना आइए। मुखिया का इतना अधिकार दिया गया प्रिय स्टूडेंट। देखिए और क्या क्या पावर है। ग्राम पंचायत किसी सरकारी कर्मचारी, अमीन, चौकीदार आदि व्यवहार की जांच कर सकती। क्या? सरकारी कर्मचारी, अमीन, चौकीदार आदि व्यवहार की जांच कर सकती और किसी को अपने कर्तव्य निभाने में लापरवाही पाती है और किसी को भी अपने कर्तव्य निभाने में लापरवाही पाती है तो वह उसके विरुद्ध जिलाधीश को रिपोर्ट कर सकती है और उसके विरुद्ध वह जिलाधीश जो सबसे ऊंचे पर जो अधिकारी होते हैं उसको रिपोर्ट करती है। वह अपने क्षेत्र में किसी भी शराब के शराब के बिक्री पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये आज के ज़माने में काफ़ी महत्वपूर्ण, शराब के ठेके पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आजकल प्रतिबंध नहीं लगने से आज हर एक आदमी का घर उजड़ रहा है प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए मुखिया का भी ये अधिकार समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र में, जिस पंचायत में उनके शराब की दुकान या ठेके हैं उसे बंद कराने का अतिशीघ्र उसे उपाय करना चाहिए और उसे बंद करना चाहिए प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। उसका बाद आपका नेक्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक कार्य। ग्राम पंचायत में सामाजिक तथा आर्थिक कार्य निम्नलिखित है जो इस प्रकार है, ठीक है। अब देखिए आर्थिक और सामाजिक कार्य भी इसको दिया गया है। सबसे पहले देखिए क्या कर सकता है मुखिया, पानी प्रबंध करवाने की व्यवस्था, चिकित्सा का प्रबंध करने की व्यवस्था, मार्ग का निर्माण, मरम्मत, सफाई, रोशनी का प्रबंध करना, पशुओं की नस्ल की उन्नति तथा चिकित्सा प्रबंध करना, खाद बीज आदि की व्यवस्था करना, किसानों की सस्ता दर ऋण उपलब्ध कराना, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना करना, पुस्तकालय, खेल कूद मैदानों और अखाड़ों आदि का व्यवस्था करना। देखिए क्या क्या सामाजिक एवं आर्थिक कार्य में क्या हो सकता है। पानी का प्रबंध करना मुखिया जी का काम है। चिकित्सा का प्रबंध कराना, मार्ग का निर्माण कराना, मरम्मत कराना, रोशनी का प्रबंध, स्ट्रीट लाइट का प्रबंध कराना, पशुओं के नस्ल की उन्नति तथा चिकित्सा का प्रबंध कराना, खाद बीज आदि व्यवस्था का प्रबंध कराना, किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ये और पाठशालों का स्थापना कराना, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय खोलना, खेल के मैदान के अखाड़ों आदि की व्यवस्था करना, ये मुखिया जी का काम है। काफ़ी अधिकार दिए गए लेकिन मुखिया को अधिकार का पता नहीं रहने के कारण ये सब कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग को बोला जाता है एक सच्चे नागरिक, एक ईमानदार नागरिक, एक शिक्षित नागरिक को चुनाव करें जिसे आपके गांव, जिसे आपके पंचायत का विकास काफ़ी उन्नत हो सके, काफ़ी अच्छी दिशा में विकास हो सके, ताकि आपकी पंचायत का नाम हर क्षेत्र में नाम रोशन करे। ऐसे मुखिया का चुनाव करें जो शिक्षित हो, जो नॉलेजेबल हो, जिसके अंदर नॉलेज हो। अनपढ़ आदमी कीजिएगा तो आपका विकास जो करना चाहते हो वो रुक जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले पैसे के और दारू के लालच में अपने वोट को ना बेचे। ये आपका वोट आपका अधिकार है। ये तो आपका सबसे पहले अधिकार है कि अपने वोट को अपने मन से, अपने विचार से, अपने धन से एक वोट उन व्यक्ति को दे जो उस लायक हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्य न्यायिक कार्य। देखिए इनको न्यायिक कार्य का भी प्रावधान है। ग्राम पंचायत गाली गलौज, छोटी मोटी चोरी मारपीट, स्त्री अपमान, पशुओं के प्रति निर्दयता, गांव की सार्वजनिक इमारतें, जलाशय, तालाब आदि मार्गों आदि हानि पहुंचाने से छोटे मोटे अपराधों का निर्णय करती है। क्या? ग्राम पंचायत में गाली गलौज होता है, छोटी मोटी झगड़ा होती है, चोरी होती है, मारपीट होती है, स्त्री अपमान होता है, पशुओं के प्रति निर्दयता, गाँव में सार्वजनिक इमारतें, जलाशय, तालाब मार्ग आदि हानि पहुंचाए जाते हैं। तो छोटे मोटे अपराध का निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा, मुखिया द्वारा किया जा सकता है।
73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को काफ़ी व्यापक अधिकार प्रदान किए। क्या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। और संविधान की 11 अनुसूची में 29 विषय हैं जो जिस पर पंचायत विधि बनाकर कार्य कर सकती है। क्या 73वें संविधान संशोधन में बोला जाएगा। नेट के प्रिपरेशन करने वाले सुन सकते हैं प्रश्न किस टाइप से आ सकता है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने विषय को जोड़ा गया, तो 29 विषय 11 अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन से विषय है, तो कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी किसे कहते हैं, तो चकबंदी उसे कहते हैं जैसे कि आपका ज़मीन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक किलोमीटर पर है, ये 5 किलोमीटर पर है, ये 10 किलोमीटर है, तो दूरी काफ़ी है। देख सकते हैं कि दूरी काफ़ी है, तो इसको दूरी काफ़ी है, इसको इस जो तीनों है इसको इन तीनों को मिलाकर एक जगह पर करना, इसको चकबंदी कहते हैं। सारे ज़मीन को एक पास कर देना, इसको हम चकबंदी कहते हैं काफ़ी सरल शब्दों में। पशुपालन, डेयरी उद्योग, गैर कुक्कुट पालन, लघु उद्योग, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, सामाजिक वानिकी और कार्य वानिकी, पेयजल, सड़क, पुलिया, जल मार्ग आदि अन्य संचार संसाधन की व्यवस्था करना, गरीबों की उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक की तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, महिला विकास, कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजाति कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब इनके कार्य हो जाते हैं प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को समझाने का प्रयास करें ताकि आप लोग को किसी प्रकार का वीडियो लंबा हो रहा है उसके टेंशन मत लिए, काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करें। आप लोग के लिए हमेशा हम तात्पर्य हैं। आप लोग को जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स से मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और जो न्याय व्यवस्था है ये हमारा झारखंड राज्य में अभी तक न्याय व्यवस्था लागू नहीं किया गया है। कई राज्यों में ये लागू है, लेकिन कई राज्यों में ये लागू नहीं है। ग्राम स्तर पर स्थानीय जनता को, ग्राम स्तर पर बात करें तो स्थानीय जनता को न्यायपूर्ण समाज में रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। देखिए, ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनता को न्यायपूर्ण समाज में रहने के लिए, न्यायपूर्ण समाज में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत का गठन किया गया है। यह ग्राम कचहरी भी कहा जाता है, इसे ग्राम कचहरी भी कहते हैं। यह पंचायत को न्याय विभाग है, पंचायत का न्याय विभाग है। इसमें एक सरपंच या कुछ पंच होते हैं, इसमें एक सरपंच या कुछ पंच होते हैं जिसका चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है। सरपंच तथा पंचों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और पंचायत की स्थापना, और झारखंड राज्य में न्याय पंचायत की स्थापना नहीं की गई है। इस कार्य को ग्राम पंचायत ही देखती है, और इस कार्य को कौन देखती है, तो ग्राम पंचायत ही देखती है प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, अब इसमें उसी में पढ़ना है दूसरा आपको पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज पढ़ना है प्रिय स्टूडेंट। आप यहाँ पे आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए। ठीक है, क्या पढ़ाएं, तो आप लोग को सबसे पहले हम पढ़ाएं ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा आप लोग को पढ़ाएं। अब ग्राम सभा के बाद आप लोग को पढ़ना है पंचायती राज। पंचायती राज पढ़ना है, तो इसमें देखिए काफ़ी सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायती राज की संरचना, तो देखिए इसकी संरचना कैसी होती है। पंचायत समिति, आप लोग को पंचायती राज नहीं सुपीरियर स्टूडेंट, आप लोग को पंचायत समिति पढ़ना है। तो पंचायत समिति की संरचना होगा, पंचायत समिति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, कोई भी पंचायत समिति का सदस्य होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है ना, मुखिया का, उसी समय पंचायत समिति का भी चुनाव होता है साथ साथ, तो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और ये विधानसभा तथा लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं, ये राज्यसभा का भी सदस्य हो सकते हैं। इसमें 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसमें 2 लोग मनोनीत सदस्य होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है प्रिय स्टूडेंट।
इसका पंचायत समिति का कार्यकाल, पंचायत समिति का कार्यकाल देखें तो पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसे 5 वर्ष के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और भंग पंचायत समिति को भंग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये कोई आदमी द्वारा नहीं किया जाता है, ये राज्य सरकार द्वारा भंग किया जाता है। भंग होने पर 6 महीने के अंदर वह पूर्व निर्णय करना आवश्यक होता है। भंग करने के 6 महीने के अंदर वह पूर्व निर्णय करना आवश्यक हो जाता है। फिर आपका यहाँ पे इसी में हो जाता है, एक पद होता है प्रमुख, एक होता है उप प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति प्रथम बैठक के दिन एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करती है। क्या? एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव करती है। 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दो। और ठीक है, 3/4 जो होता है वो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रमुख को अपना पद से हटाया जाता है। 3/4, ठीक है, याद रखिएगा, 3/4 से बहुमत पारित हो जाता है तो उसे प्रमुख को अपना पद से हटाया जा सकता है। प्रमुख को शुरुआत में 1 वर्ष तथा अंत में 6 माह तक प्रमुख को हटाया नहीं जाता। देखिए, जिस दिन से आप प्रमुख बने हैं उससे लेकर 1 वर्ष तक आपको नहीं हटाया जाएगा और लास्ट में 6 महीना 6 महीने जो बचा रहेगा उसमें आप लोग का पद बना रहेगा, आप लोग को हटाया नहीं जा सकता है। अब देखिए प्रमुख का कार्य क्या हो सकता है, तो प्रमुख का कार्य पंचायत समिति के बैठक को बुलाना, इसकी व्यवस्था को देखना, पंचायत समिति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और प्रमुख का कार्य होता है। पंचायत समिति में जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके कार्यों पर नज़र रखना, ये भी आपका प्रमुख का काम होता है। उसके बाद आपदा में नुकसान व्यक्ति को प्रमुख द्वारा 25,000 रुपये राशि दिया जाता है। देखिए, ये बहुत लोग नहीं पता होगा, बहुत ऐसे प्रमुख हैं जिनको ये अधिकार भी नहीं पता होगा प्रिय स्टूडेंट। तो ये अधिकार आपदा में जो नुकसान हुआ है जिस व्यक्ति का, उसे प्रमुख द्वारा तत्काल प्रावधान किया गया है, लिखा हुआ है कि 25,000 रुपया प्रमुख द्वारा दिया जाएगा राशि। ठीक है, और प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO पर नज़र रखती है प्रमुख काफ़ी पावरफुल होती है। एक प्रखंड में एक प्रमुख होता है, वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी सशक्त, काफ़ी शक्ति होती है उनके पास। पंचायत समिति के अधिकार एवं कार्य, ठीक है, पंचायत समिति के अधिकार एवं कार्य, तो पंचायत समिति का अधिकार एवं कार्य 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक होता है नागरिक सुविधा प्रदान करना, जैसे पीने का पानी व्यवस्था करना, पुस्तकालय की स्थापना करना, सड़क बनाना, डेयरी उद्योग, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये नागरिक सुविधा के लिए की जाती है। और विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जैसे सड़क बनाना, विकास कार्य के लिए सड़क बनाई जा सकती है, स्ट्रीट लाइट लगाई जा सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ये विकास को प्रोत्साहित देने के लिए सब की जा सकती है प्रमुख के द्वारा। ठीक है, उसके बाद समितियाँ, जो समितियां हैं, आपको समितियां क्यों बनाया जाता है, तो समितियां को इसलिए बनाया जाता है प्रिय स्टूडेंट कि जो कार्य किए जाते हैं उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस कार्य में तेजी देने के लिए समितियां बनाई जाती है। देखिए, पंचायत समिति में छोटे मोटे समितियां बनाई जाती है क्योंकि कार्य को गति देने के लिए, और समितियों को द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कार्य अच्छे से हो रहा है या नहीं। ठीक है, देखिए प्रमुख का क्या कार्य हो सकता है, वित्त तथा कर रोपण यानी टैक्स लगाने का अधिकार है, कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा लघु सिंचाई का अधिकार है, शिक्षा और समाज कल्याण का अधिकार है, संचार साधन, लोक स्वच्छता तथा सफाई का अधिकार है। इसके बाद आप लोग को पढ़ाएं जिला परिषद। ठीक है, उसी में आ जाता है जिला परिषद। आप लोग को ग्राम सभा पढ़ाएं, उसके बाद पंचायत समिति, ये जिला परिषद। आप लोग को अगर पूछ दिया तो आप लोग को ये पूरा लिखना होगा प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को जिला परिषद पढ़ाएंगे। जो आपका पंचायत समिति में वही सेम टू सेम है, बस कुछ डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम है प्रिय स्टूडेंट। अगर एक बार आप देख लिए, समझ लिए, तो ये आप लोग को काफ़ी सरल हो जाएगा, आप लोग को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोग को नेट के प्रिपरेशन करने वाले हम आप लोग को बार बार रिपीट कर ले कि आप लोग के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन से चैप्टर बनता है और प्रश्न आता है, आप लोग को पता नहीं रहेगा तो आप लोग को छूट जाएगा। ठीक है, जिला परिषद की संरचना, देखिए जिला परिषद की संरचना कैसे होता है आप लोग को जानते हैं। आप लोग को क्या याद रखना है, मुखिया, पंचायत समिति, इसका
कैसे चुनाव होता है, जैसे मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव होता है उसी तरह जिला परिषद का भी चुनाव होता है, उसी समय उनका भी चुनाव होता है। जिला परिषद प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रीय से निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है और जिला परिषद प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। देखिए, मुखिया भी प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत समिति भी, जिला परिषद भी प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे पॉइंट मिल गया। जितने भी पंचायत समिति होते हैं, पंचायत समिति सब जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। जितने भी पंचायत समिति होते हैं सब जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं और जितने भी पंचायत समिति होते सब जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख जिला परिषद का सदस्य होता है, प्रमुख होता है और जिला परिषद का सदस्य होता है। एक मनोनीत सदस्य भी होते हैं जिला परिषद में, एक मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। विधायक और सांसद इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। राज्यसभा और विधानसभा ये जिला परिषद के सदस्य होते हैं और उस जिला का सदस्य भी होते हैं और उस जिला का सदस्य होते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल, तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जैसे मुखिया का होता है, पंचायत समिति का होता है। वह अपने पद को स्वेच्छा से भी छोड़ सकता है, उसे नियम के माध्यम से भी हटाया जा सकता है, उसे नियम बनाकर जिला परिषद को हटाया जा सकता है। व्यवहार अगर उनका गलत हो तो वे हटा भी सकते हैं। जिला परिषद का बैठक 3 महीने में एक बार होती है। ये सिर्फ दिखावा का, आप लोग को हम बार बोल रहे हैं, मुखिया का भी बैठक 1 महीने में था एक बार, ठीक है, और इसमें 3 महीना में एक बार सिर्फ दिखावा का है। जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो या प्रमुख हो या मुखिया हो, सब सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हुए रहते हैं प्रिय स्टूडेंट। 1/3 वहाँ 1/3 मांग पर जिला परिषद को बैठक भी बुलाया जा सकता है। 1/3 मांग पर जिला परिषद की बैठक भी बुलाया जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ठीक है। जिला परिषद के प्रथम बैठक कार्य का संचालन करने के लिए एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए, जो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है ना, वो काफ़ी पावरफुल, काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी सर्वमान, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक विधानसभा में जितने भी विधायक होते, एक विधानसभा क्षेत्र, कोई भी जिला है, उस जिला में कई सारे विधायक होते हैं, लेकिन सबका अपना क्षेत्र बटा होता है। तो उस क्षेत्र में जितने भी विधानसभा में जितने भी क्षेत्र आते होंगे, जितने विधायक होंगे, उनका सबका मालिक एक होता है, अध्यक्ष। और इसलिए विधायक लोग भी चाहते हैं अध्यक्ष के साथ संबंध स्थापित करना, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। जिला परिषद का कोई भी कार्रवाई 6 माह के बाद ही किया जाता है और जिला परिषद पर कोई भी कार्रवाई 6 महीने के बाद किया जाता है। इस पर अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा तो फिर उसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? अध्यक्ष को, जिला परिषद के अध्यक्ष के। जिला परिषद का कार्य क्या है? तो देखिए, यहाँ जिला परिषद कार्य क्या है, तो हम आप लोगों को प्रमुख में बताए थे कि आपदा के समय वो 25,000 का अनुदान दे सकती है, लेकिन जिला परिषद को आपदा के समय 1 लाख रुपया का प्रावधान है। 1 लाख रुपया का उन्हें तत्काल प्रावधान है, उनको सहायता कर सकते हैं। अगर हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे प्रिय स्टूडेंट, ठीक है। काफ़ी सरल शब्दों में आप लोग को बताने का प्रयास करें। अब इसके बाद जो लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इंटरनल और एक्सटर्नल और नेट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लेसन को हम लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।